मर्ज जितना पुराना होता है, इलाज उतना ही मुश्किल। और अगर मरीज इलाज में दिलचस्पी ही न रखता हो, तब बड़े से बड़े हकीम के लिए मुश्किल खड़ी होती है। कश्मीर की समस्या भारत के लिए एक ऐसा ही नासूर बनती जा रही है जिसमें यह फैसला करना आसान नहीं है कि क्या किया जाए, इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। और इसकी एक झलक हमें अभी दिखी है जनरल बिपिन रावत के बयान में। आप इससे पहले की हालात पर नज़र डालें तो चुनावी राजनीति हो, ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो, आतंकवाद को कुचलने की कोशिश हो या बातचीत से दिल जीतने की कोशिश, कोई नुस्खा नहीं है जो आजमा कर नहीं देखा गया। लेकिन हालात काबू में आना तो दूर और बिगड़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि अगर सामने खड़ी भीड़ गोलियां चला रही होती तो सेना के लिए मुकाबले का फैसला आसान हो जाता। दुविधा काफी बड़ी है क्योंकि यहां एक छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वॉर चल रही है। कौन दुश्मन है और कौन दुश्मन का साथी पहचानना मुश्किल है और न पहचानना खतरनाक। जनरल रावत ने कहा है कि ये एक डर्टी वॉर है और जहां दुश्मन को सेना का खौफ होना चाहिए, वहीं अपने लोगों में भी ये डर होना जरूरी है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत जवानों का मनोबल बढ़ाने में जुटे हैं। एक कश्मीरी युवक को जीप पर बांधने वाले मेजर लितुल गोगोई के कदम को वो इनोवेटिव मानते हैं। समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सेना प्रमुख ने कहा कि डर्टी वार से निपटने के लिए सैनिकों को नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। जनरल रावत का कहना है कि पत्थरबाजी पर सैनिकों को इंतजार करने के लिए नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि लोगों में सेना का भय होना चाहिए। अगर ये भय खत्म हो गया तो देश का विनाश हो जाएगा। जनरल बिपिन रावत के मुताबिक दुश्मनों को ही नहीं, अपने उन लोगों में भी फौज का खौफ होना चाहिए जहां कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए उसे लगाया गया है। सरकार और कांग्रेस जनरल के बयान से सहमत है। आर्मी को फिर कोई स्टोन पेल्ट कर रहा है तो स्टोन किसी पुलिस को हिट किया और किसी आर्मी अधिकारी को हिट किया तो क्या होगा? चुपचाप बैठना चाहिए क्या? सहानुभूति किसके ऊपर होना चाहिए? देश के साथ सहानुभूति होना चाहिए, फौज के साथ सहानुभूति होना चाहिए। हमारे जो सॉवरेंटी को अगर कोई धक्का देने की कोशिश करता है, चाहे वो पाक हो चाहे कौन सा भी देश हो, तो हमारे जवान जो भी निर्णय लेते हैं उसको हमारा सपोर्ट रहेगा। लेकिन वाम दल ने जनरल रावत के बयानों पर सवाल खड़े किए हैं। The high morals of Indian army and Indian security forces is there because of that rich moral and value system. And it's one stroke, I think this is being eroded. This is not the voice of Indian army which I know from my childhood. He says people are pelting stones, people are throwing bombs. It is a dirty war. If one has to go by his admission, if it is the dirty war, army can use any dirty method. What he means by all these things? ये हम सब जानते हैं कि कश्मीर के हालात सामान्य तो नहीं हैं। घाटी में तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी पत्थर देखे जा रहे हैं। सवाल ये है कि जनरल रावत डर्टी वार से मुकाबले का जो तरीका बता रहे हैं, क्या वो सही है? क्या सेना से आम जनता को भी डरना चाहिए? क्या छद्म युद्ध जीतने का यही रास्ता है? इसी पर देखिए आज का आवाज अड्डा। और आवाज अड्डा पर आज की बहस में हम आपको भी शामिल कर रहे हैं और सवाल वही है जो आज का सबसे बड़ा सवाल है। हम पूछ रहे हैं कि जनता में सेना का डर होना चाहिए। जनरल बिपिन रावत के इस बयान से क्या आप सहमत हैं? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। आवाज अड्डा पर आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सचिव RP सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा। इसके अलावा हमारे पैनल में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल राजेश आर्या भी शामिल हैं और सामरिक विश्लेषक सुशांत सरीन हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा इस चर्चा में हमारा साथ देंगे और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद से भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआती टिप्पणी 90 सेकंड में खत्म करें, कोशिश करें कि इसमें दूसरे को टोकें भी नहीं। कुछ देर बाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी भी। पहले मैं शुरुआत करता हूं विनोद शर्मा जी आपसे, क्योंकि हम पार्टियों पे जाएंगे, उसके बाद जनरल साहब के पास चलेंगे। विनोद जी, आप ये जो बयान आया है कि ये एक डर्टी वॉर है जिसमें सामान्य रास्ते काम नहीं आते हैं और जो मेजर गोगोई ने किया
उसको एक मौके पे माना जा सकता है, संभव है कि एक अफसर ने किसी एक मौके पर एक ऐसा काम किया जो शायद एक्सेप्टेबल माना जा सके, लेकिन उसका कमेंडेशन होना, उस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां बिल्कुल एक साथ खड़ी होकर समर्थन दे रही हैं, सैद्धांतिक समर्थन दिया जा रहा है। इससे कैसा संदेश जाता है और क्या कश्मीर की हालत ऐसी खराब हो गई है कि अब उस अंधेरी सुरंग से निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं है? देखिए, बात यह है कि एक होड़ लगी हुई है कि ये प्रूव करने के लिए कि देशभक्त कौन बड़ा है। और देशभक्ति का सिर्फ एक आयाम नहीं होता, देशभक्ति की विभिन्न परिभाषाएं हैं। कुछ लोग देशभक्ति में ये सोच सकते हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग अपनी देशभक्ति में अपने जवानों से मोहब्बत में ये सोच सकते हैं कि जो हुआ है और उस सिचुएशन को समझते हुए एक फौजी अफसर ने एक कदम उठाया जिसके चलते जानें बचीं। तो ये एक डिबेटेबल इशू है और इस पे अगर बहस हो रही है तो ठीक है, होनी चाहिए बहस इस देश पे, क्योंकि हम लोग अपनी फौज से, देखिए आज का संदर्भ अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे जो सेनाध्यक्ष है उनका एक इंटरव्यू है, उस संदर्भ में हम लोग मिल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि चर्चा जो है संजीदगी से होगी, तू मैं में नहीं होगी, क्योंकि हमें अपनी फौज को किसी भी कंट्रोवर्सी का एक अंग नहीं बनाना चाहिए। फौज के साथ पूरा देश खड़ा रहता है, फौज से हम डरते नहीं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। और डरे फौज से वो जो इस देश के खिलाफ कार्यरत हैं, उसके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी अंजाम देना चाहते हैं। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है जोशी जी कि हमारे सेना अध्यक्ष ने जो सब कुछ कहा, अगर उनकी जगह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये सब कहते तो फिर ये कोई विवाद बनता नहीं एकदम। और जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है उसको सेना के लिए बोलना चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जब सेना को अपना डिफेंस खुद करना पड़े। जी, सुशांत सरीन, अब आपकी राय, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी के एक्सपर्ट हैं और जो जहां पे विनोद शर्मा जी ने बात खत्म की वहां से बात अब आपको शुरू करनी पड़ेगी। कुछ चीजें होती हैं जो सेना को करनी होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो सरकार को करनी होती है। और जम्मू कश्मीर घाटी की खास तौर पे जो हालात हैं, वहां सेना का काम करना या वहां इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चलाना एक तरह से तलवार की धार पे चलने जैसा है, जो बहुत आसान काम नहीं है, जिसकी आलोचना हम यहां बैठ के कर सकते हैं। वहां स्थिति को कैसे मैनेज किया जाए ये शायद यहां अंदाजा भी नहीं लग सकता है। ऐसे में इस तरह का बयान देना क्या सही था? क्या इस बयान को बहुत सीधे सीधे पढ़ा जाना चाहिए या बिटवीन द लाइंस कुछ और है जिसे हमें यहां पढ़ने की जरूरत है? नहीं, उसको, इस बयान को मेरे ख्याल तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, एक नुक्ता निकाल करके और उस पर एक जो बवाल मचाया जा रहा है, खास तौर पर वामपंथियों द्वारा, जिन्होंने आज तक कभी भारत के पक्ष में कोई बात नहीं की। स्टालिन और माओ की तो वो बड़ी दुहाई देते हैं हमारे को, लेकिन अगर भारत सरकार या भारत की फौज कोई कदम उठाए तो उसमें उनको हॉल पड़ जाता है। तो उनको तो मैं खैर संजीदगी से लेता भी नहीं हूं और ना ही मेरे ख्याल देश की जनता उनको आप संजीदगी से लेती है। लेकिन इसको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और जिस संदर्भ में उन्होंने बात की, उसको एक लिहाज से टोटली गायब कर दिया गया। मेरे ख्याल वो एक तरीके की हिमाकत थी जिन लोगों ने इस पर बवाल मचाया। एक बात। दूसरी बात ये, विनोद की बात बिल्कुल ठीक है कि कई बयान ऐसे होते हैं जो सरकार को देने चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से फौज के ऊपर एक तरीके का प्रहार हो रहा था, उसमें फौज का अपना मनोबल बढ़ाने के लिए ये सरकार के आदेश पर ही सेना अध्यक्ष ने ये बयान दिया होगा। उन्होंने अपने ताई ये सोच करके कि मैं कोई बहुत बड़ा सैंडो बन जाऊंगा, मेरे ख्याल उस लिहाज से उन्होंने ये बयान नहीं दिया और बड़ा नपतुल बात की, क्योंकि फौज की रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है, लेकिन जब फौज को इस तरीके के कार्य में डाला जाता है तो फिर फौज का खौफ भी होना लाजमी है और जरूरी है। और वो सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया भर में जब फौज इस तरीके की एक्शन में आती है तो फिर जो उसका एक खौफ बनता है
वो जरूरी माना जाता है, क्योंकि पुलिस उस समय फेल कर गई होती है और फौज की जिस तरीके की ट्रेनिंग होती है उसमें उसको वो कदम उठाने पड़ते हैं जो आमतौर पर फौज गुरेज करती है। एक जुमला और कहूंगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ मेजर गोगोई का, आप किसी भी सीनियर अफसर से बात कर लें, कोई भी ये नहीं कहता कि आपसे यही होगा। ये कोई टेम्पलेट नहीं है, ये एक हालात थे। उस हालात में को बचाने के लिए मेजर ने एक कदम उठाया, उसकी सराहना की गई, लेकिन ये मान लेना कि आगे से इसी तरीके की हरकत फौज द्वारा होगी, मेरे ख्याल ये भी एक बहुत बड़ी बेबुनियाद एक बहस चली रही है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। हर मौके पर फौज उसका जायजा लेकर उसी हिसाब से काम करेगी। जी जनरल आर्या, आपके पास आएंगे इस नाते कि आप फौज के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपके पास। फौज के साथ एक बड़ी बात है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, एक फौजी देश के लिए जान देने के अरमान के साथ फौज में शामिल होता है और उसके साथ उसका प्राइमरी ड्यूटी होती है देश के दुश्मनों से लड़ाई करना। आमतौर पर पहले तो यह माना जाता था कि सेना को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लाना ही ठीक नहीं है, नहीं लाना चाहिए जब तक हालात बहुत काबू से बाहर ना हो जाएं। लेकिन इसके बाद भी जब वो आ जाते हैं, उन्हें ऐसी जगहों पे जब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करनी होती है, वहाँ पर जिन लोगों ने कोई गड़बड़ी की, जो लोग कोई गड़बड़ी कर रहे हैं या जो कोई गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं, उनके दिमाग में खौफ होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दुश्मन के दिमाग में खौफ होना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों के दिमाग में खौफ होना चाहिए या हमारे लोगों के मन में भरोसा जागना चाहिए इस बात से कि अब तो यहां हमारी सेना आ गई है, अब हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद आलोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं अपने पहले पैनलिस्ट से भी बिल्कुल सहमत हूं, विनोद जी से और सुशांत जी से। देखिए, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं उसका काम बहुत मुश्किल होता है। एक तो वो सेना का चीफ है, तो सेना उसके दर्शाए हुए मार्ग पे काम करती है, उसकी डायरेक्शंस के ऊपर काम करती है, उनके ऑर्डर्स के हिसाब से काम करती है। मगर जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो देश का भी आर्मी चीफ होता है। तो मैं समझ सकता हूं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किस हालात में ये जो स्टेटमेंट दी है। जो ये पब्लिक स्टेटमेंट है, ये दोनों लोगों के लिए है, ये उनके आर्मी के जवानों और अफसरों के लिए भी है और ये साधारण जनता के लिए भी है। अब उसको हम अलग से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, ये एक बहुत सही दिशा नहीं है। ये जो स्टेटमेंट थी कि भी जनता के दिल में भी फौज का डर होना चाहिए, जैसा आपने आखिर में कहा कि ये उस जनता को वो संबोधित कर रहे थे जो जनता देश के विरुद्ध या देश के कानून और कायदे के खिलाफ सोचती भी है, उनके दिल में ये डर होना चाहिए। और ये बात ये मैसेज, क्योंकि एक पब्लिक प्रेस स्टेटमेंट में था, ये उनका मैसेज फौज भी देखती है, सुनती है, तो ये बड़ा क्लियर मैसेज जाना चाहिए था चीफ की तरफ से, जो बिल्कुल सही तरीके से गया हुआ है। और मैं बताऊं, ये बहुत मुश्किल काम है, इसको आप अगर पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा गलत मतलब निकालेंगे। ये एक बड़ी सुलझी हुई फौज के सुलझे हुए चीफ का स्टेटमेंट था कि भाई फौज का डर जनता के दिल में होना चाहिए, जो देश के खिलाफ सोचने की भी हिमाकत करते हैं जी। तो ये मेरा जवाब था। और ये स्टेटमेंट कॉमन स्टेटमेंट है आम जनता के लिए भी, देशद्रोहियों के लिए भी और हमारी फौज के लिए भी। इसको आप गलत मतलब जो भी निकाल रहे हैं लोग, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है जी। मैं जनरल आर्या ने भी और सुशांत सरीन दोनों लोगों ने कहा कि यह बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा कैसे है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ऐसी एजेंसी है जो भरोसे के लिए जानी जाती है, आमतौर पर वहां से कोई गलत खबरें शाया नहीं होती हैं। ये विनोद शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, इस बात की तस्दीक करेंगे कि वो वेरीफाइड खबरों के लिए मशहूर एजेंसी है। खबर वहाँ से आई है तो आमतौर पे वो बयान तोड़ मरोड़, ये किसी अखबार में, छोटे अखबार में छपा हुआ बयान नहीं है, पीटीआई को दिया हुआ बयान है और उसमें स्पष्ट है कि दुश्मनों में हमारा खौफ होना चाहिए, साथ ही हमारे लोगों में भी हमारा डर होना चाहिए। ये लाइन है जिस पर सवाल उठ रहा है। बाकी उन्होंने जो मेजर गोगोई ने जो किया उस पर आप सवाल जवाब, मैंने पहले भी कहा कि उसे किसी परिस्थिति में सही ठहराया जा सकता है। सुशांत ने कहा और मुझे लगता है ये सही होना चाहिए कि वो टेम्पलेट नहीं है, आगे से ऐसा ही लागू किया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। शैला रशीद, आप एक स्टूडेंट लीडर हैं, आप कश्मीर से आई,
दिल्ली में आपने पढ़ाई की, जब आप इस तरह का बयान सुनती हैं तो आपको कैसा लगता है? और दूसरा सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, आप अभी जवाब न देना चाहें तो चर्चा के अगले हिस्से में लेंगे। जम्मू कश्मीर की समस्या बातचीत से हल क्यों नहीं हो सकती है, और वो बातचीत भारत के संविधान के दायरे में क्यों नहीं हो सकती है? जी देखिए, इस पे मैं पर्टिकुलरली उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, वो तोड़ मरोड़ के आया है या कैसे आया है, उस सब में जाने के बजाय मैं एक जनरल जो है अप्रोच की बात करूंगी कि हमारा अप्रोच क्या रहता है कश्मीर की ओर। अभी अगर आप देखेंगे कि आर्मी का इस तरह का बयान आना, आर्मी चीफ का, या फिर ये सामने आना इस तरह की सिचुएशन जहां आपको एक सिविलियन को जीप पे चढ़ाना पड़ रहा है पीस, अमन कायम करने के लिए, ये सारी सिचुएशन अराइज क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे आप अगर आर्मी के अपने फिगर्स देखेंगे, जो आर्म्ड इंसर्जेंसी है, यानी जो हथियार जिन लोगों ने उठाए थे, वो आर्म्ड इंसर्जेंसी जो है वो अभी कश्मीर में नहीं रहा है। और अभी वहां पे क्या है, अभी वहां पे आम जनता जो है वो मास प्रोटेस्ट्स में जा रही है। इस चीज का आर्मी से सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं ना, जो पता नहीं मिसकोट है या क्या है या सही कोट है, कि अगर वो लोग गोलियां चला रहे होते, अगर लोग आगे से गोलियां चला रहे होते, तब हमारे पास ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती रिस्पॉन्ड करने की। ये क्यों है? क्योंकि एक्चुअली आर्मी जो है इस सब के लिए प्रोटेस्ट्स को, सिविलियन प्रोटेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए नहीं होती, ये आपके पॉलिटिकल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वहां पे पीडीपी और बीजेपी की जो सरकार चल रही है, ये उसका टोटल फेलियर है कि 7% लोग वोट करने जा रहे हैं और 90% लोग जो है सड़कों पर है। उनके पास कोई टेम्पलेट नहीं है बात करने के लिए। मुझे समझ नहीं आता उन लोगों को इलेक्ट क्यों किया गया है। मुझे लगता है कि इसकी जो राज्य सरकार है उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो डायलॉग क्यों नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। और ये अप्रोच हमारा होना चाहिए कि हम लोग बातचीत के जरिए इसको रिजॉल्व करें। ऐसा क्या है? जी, मैं कांग्रेस पार्टी के पास पहले जाना चाहता हूं, बीजेपी के पास जाने से पहले। तो सापरा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। इस वक्त बिल्कुल आप लोग एक स्वर में बीजेपी के साथ सेना की सराहना कर रहे हैं, सेना की तारीफ कर रहे हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस देश के पॉलिटिकल क्लास ने सेना को इस स्थिति में क्यों ला दिया है कि उसे अपने देश के अंदर की एक समस्या से जूझने के लिए फ्रंट पर खड़ा होना पड़ रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने इस समस्या को यहां तक क्यों पहुंचाया? नहीं, देखिए, जिस डर्टी वॉर की बात आदरणीय आर्मी चीफ ने करी है, मेरे ख्याल से ये डर्टी वॉर जो शब्द उनके मुंह से निकला है वो बहुत ही मेरे ख्याल से अंदर से गुस्से में भी है, क्योंकि आर्मी का काम कोई पत्थरबाजों से लड़ने का नहीं है या उनको संभालने का नहीं है। आर्मी का काम है वो टेररिस्ट से लड़े, या सीज फायर वायलेशन होती है तो वो पाकिस्तान की आर्मी से लड़े, लेकिन यहां पर उनको पत्थरबाजों से जूझना पड़ रहा है। दरअसल जिस तरह से रशीद मैडम ने कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का एक फेलियर है और केंद्र सरकार का भी फेलियर है। आप अगर आर्मी चीफ की स्टेटमेंट पूरी पढ़ें, उसमें एक ये भी लिखा है कि एक कॉम्पोजिट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब वो कॉम्पोजिट सॉल्यूशन एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही हो सकता है। अगर ये पत्थरबाजों के पीछे सेपरेटिस्ट हैं या हुर्रियत वाले हैं तो उनके ऊपर सेडिशन के केस और देशद्रोह के केस डाल करके उनको अंदर क्यों नहीं कर देते? और फिर अगर वो नहीं करना है तो कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसमें निकालना चाहिए, जो 3 साल से नहीं निकल पा रहा है। और आर्मी की परिस्थिति इस तरह से विकट बन रही है कि आर्मी को वहां पर काम करने में तकलीफ हो रही है। दरअसल आर्मी चीफ का कहना यही है कि हम अपना काम करते हैं लेकिन उसमें ये पत्थरबाज बाधा पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राज्य शासन और केंद्र शासन का फेलियर है, जो इनको मानना पड़ेगा और इसमें कोई तरीके ढूंढने पड़ेंगे। उसमें ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन करने के लिए तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सॉल्यूशन ऑपोजिशन के साथ डिस्कस करना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी बैठ के चर्चा करने के लिए तैयार है। जी, सापरा साहब ने उस सवाल को बहुत सफाई से किनारे कर दिया जिसमें पॉलिटिकल क्लास से यह सवाल पूछ रहा था। मैं आज की सरकार से नहीं पूछ रहा हूं, ये पॉलिटिकल क्लास से सवाल था। कश्मीर की समस्या पिछले 3 साल की समस्या नहीं है, ये बहुत लंबी समस्या है, उसमें आप भी बराबर के हिस्सेदार थे। पिछले 3 साल में बिगड़ी है। हाँ, बिल्कुल बिगड़ी है। और इसी के लिए मैं आरपी सिंह जी आपके कंट्रोल किया था। आरपी सिंह जी, 2010 और 11 में तो पिछली बार जब कश्मीर में सरकार बनी थी, उस वक्त जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब एक बार उन्होंने जख्मों पे मरहम की बात की थी, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था और
मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो सरकार थी उसके दौर में बातचीत आगे बढ़ी, भरोसा कायम हुआ और परिस्थितियां ऐसी हुई थीं कि जहां चुनाव होना मुश्किल होता था वहां 60%, 65% तक पोलिंग की नौबत आ गई। पिछले 3 सालों में ऐसा क्या हुआ? आप लोगों ने ऐसा क्या किया है, या वो सरकार जो आपके समर्थन से चल रही है उसने ऐसा क्या किया है कि पॉलिटिकल क्लास बैकफुट पर है, 7% वोटिंग होती है और अंत में फौज को सामने खड़ा होकर अपने लोगों से लड़ना पड़ता है जो पत्थर मार रहे हैं, और अगर उन पर गोली चला दी जाए तो बहुत बड़ा इल्जाम लगेगा कि फौज कत्लेआम कर रही है। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है वो किनारे खड़ा है, उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। हालात ये सवाल इसलिए भी नहीं उठते हैं कि ऐसा लगता है इस बात पर सवाल करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी चुपचाप आपके साथ खड़ी है क्योंकि वो भी इस समस्या को यहां तक पहुंचाने में भागीदार है। लेकिन आपने पिछले 3 साल में इतने प्रबल बहुमत के बावजूद उस सरकार पर यह दबाव क्यों नहीं बनाया, और आज आप जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार से पीछे अपना हाथ क्यों नहीं खींचते हैं? आप वहां एक नए पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू क्यों नहीं करने की कोशिश करते हैं? आलोक जी, 90 सेकंड में आपने खूब सारे प्रश्नों की लड़ी लगा दी और मुझे लगता है 90 सेकंड में सब प्रश्नों को उत्तर दे पाऊंगा, पर जितनी बात मैं कह सकता हूं मैं आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा आरपी सिंह जी। मैं कोई बात नहीं, मैं आऊंगा सारे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले भाग में भी बोलूंगा। तो एक बात समझिए, जो आज जिस विषय पे हम लोग यहाँ पे आज हुए डिबेट पे इकट्ठे हुए हैं कि जनरल साहब के बयान को लेकर, ये जनरल साहब के बयान को आइसोलेशन में मत देखा जाए, ये जनरल साहब के बयान को उस बयान से जोड़ा जाए जब उन्होंने कहा था कि पत्थरबाजों को भी हम आतंकवादियों की श्रेणी में गिनेंगे। उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि पत्थरबाज जिस प्रकार से पत्थरबाजी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और जिस प्रकार से बार बार मेजर गोगोई को लेकर कहा जाता है कि उसको उन्होंने एक ह्यूमन शील्ड बनाकर किया, उस पर बड़े सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, बड़े सारे प्रश्न उठाए गए, परंतु कभी किसी ने ये प्रश्न उठाया कि इन पत्थरबाजों को एक ह्यूमन शील्ड बनाकर आतंकवादी, जहाँ जो लोग आतंकवाद को चलाना चाहते हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, वो इन पत्थरबाजों को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। वो देश पार से कई 1000 करोड़ रुपया, कई 100 करोड़ रुपया लेते हैं और यहाँ पर वो कुछ 500 रुपये लेकर, 1000 रुपये देकर, 200 रुपये देकर इन पत्थरबाजों से काम कराते हैं, इनको यूज करते हैं। ये भी इन दोनों में एक्सपोज हुआ, मैंने नहीं किया, अलग अलग पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया, अलग अलग टीवी चैनल ने एक्सपोज किया किस प्रकार से चलता है। इन नेताओं का एक भी बच्चा किसी पत्थरबाजों में नहीं है। इन सबके नेताओं के बच्चे, जो पैसा इनको विदेश से मिलता है, उस पैसे के आधार पर अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, वहाँ उनका धंधा पानी सेट करते हैं, उनको पढ़ाई वहाँ कराते हैं। इशू ये है कि ये कोई 3 साल की जो बात करें, 3 साल की समस्या हमने नहीं खड़ी की, ये पिछले 89 से समस्या चल रही है, और अगर पीछे जाएंगे तो 47 तक की समस्या चलेगी। अब आपने कहा था 1 मिनट देंगे, चलिए नहीं हो तो ये पीछे 47 तक जाना पड़ेगा। ये समस्या यहाँ, ये नहीं कि यहाँ से शुरू हो। नहीं, आप बात खत्म करें, आप संक्षेप में, लेकिन खत्म करें, पूरी बात करें। जी, मैं इसमें मैं तूतू में भी नहीं पढ़ना चाहता कांग्रेस के साथ कि मैं कुछ तूतू में पढ़ूँ, क्योंकि विषय अगर उस ढंग से जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो आज देश को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये लड़ाई ये कोई ये नहीं कि लड़ाई कोई देश की फौज की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में विनोद जी वहां होकर आए, जिस प्रकार वहां पर रेडिकलाइजेशन किया है, जिस प्रकार वहां पर बाहर की ताकतों ने वहां पर रेडिकलाइजेशन किया है, ये अब लड़ाई कश्मीरियत की नहीं रहेगी वहां पे। अब ये जो आप कह रहे हैं अटल जी ने कोशिश की थी, अटल जी ने कोशिश तब की थी जब कश्मीरियत की भी बात थी वहां पर पिछले कुछ सालों में बात कश्मीरियत से बढ़कर कुछ और हो गया है। ये जिस और बात बढ़ रही है, ये इस देश में उस रेडिकलाइजेशन की छाप बढ़ाने की बात है जिसको लेकर दुनिया डरी हुई है, और दुनिया भर में उस रेडिकलाइजेशन को लेकर एक अलग ढंग से सोच बनी हुई है। ये उसकी छाप कश्मीर से शुरू कर पूरे भारत में ले जाने की कोशिश है। तो इसलिए इसको आप इस ढंग से मत सोचिए। और हाँ, मैं ये भी मानता हूँ इसको कश्मीर की समस्या मत बोलिए, ये कुल मिलाकर 3-3.5 डिस्ट्रिक्ट की समस्या है। कश्मीर में ओवरऑल, कारगिल में, लेह में, कश्मीर के बाकी हिस्से में, जम्मू में अलग माहौल है, अलग बातचीत है। और इसमें भी यहाँ कश्मीर के जिन हिस्से की आप बात करें वहां पे भी सब लोग इसमें नहीं है, उसमें काफी लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। तभी इसी का कारण है कि हुर्रियत जब कॉल देती है तो लोग उसमें भागीदारी नहीं करते, अपनी दुकानें खोलते हैं, अपने नॉर्मल लाइफ जीते हैं, अपना काम करते हैं। मैंने आपको जितना समय एक्स्ट्रा दिया वो भी खत्म हो गया है। अब मैं शैला रशीद कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा एक प्रश्न है इनसे, मेरा भाजपा के जो प्रवक्ता हैं इनसे एक प्रश्न है। ये लोग कहते हैं कि एक तो पहले इनका ये है कि कारगिल में पीस है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में पीस है, आपके रहते जो है पीस तो कहीं पे नहीं रहेगा, क्योंकि आपके जो लोग हैं उन्होंने गौहत्या के नाम पे जो है, जो वहाँ के पहाड़ी लोग हैं उनका भी जो है कत्लेआम शुरू कर दिया है। मेरा भाजपा के प्रवक्ता से ये प्रश्न है
कि आप कहते हैं कि जो पत्थरबाज हैं उनको टेररिस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपको 2 उदाहरण देती हूँ। हिंदू युवा वाहिनी के लोग अभी आगरा में जो पुलिस स्टेशन है उस पर उन्होंने पथराव किया, वहां पे कांस्टेबल को पीटा। सहारनपुर में एसएसपी लव कुमार के घर पे घुस करके उन्होंने सामान तोड़ा, मारपिटाई की, पथराव किया। रामजस कॉलेज में एबीवीपी के लोगों ने पथराव किया। सब जगह जो आप जो भाजपा के लोग जो भाजपा की जो मोदी सरकार है, जो गौरक्षक को ह्यूमन शील्ड बना के, ये जो सो कॉल्ड गौरक्षक हैं, नाम के गौरक्षक, इनको ह्यूमन शील्ड बना के जो जगह जगह कत्लेआम कर रही है, कहीं पे दलितों का, चाहे वो ऊना हो, कहीं पे मुसलमानों का, पहलू खान का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वहां पे आर्मी को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, फिर उन पे भी गोली चलानी चाहिए? उस पे जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। आपकी सरकार तो बढ़ावा दे रही है। आपकी सरकार के लोग कहीं पे कहते हैं, भाजपा के लोग कहीं पे कहते हैं कि गौरक्षक जो है वो भगत सिंह के बराबर है। भगत सिंह से तुलना करते हैं आप उनकी, और उन लोगों ने जो पूरा आतंक मचा के रखा है वो पुंछ तक पहुंच गया है। पुंछ में ये जो है, ये गौ के नाम पे ये आतंक आप लोगों ने शुरू कर दिया है। आप तो जितना पीस है उतना भी नहीं रहने देंगे वहां पे। आपके चलते तो पूरा सिविल वॉर। जी आरपी सिंह, इसका जवाब कि अगर देश के दूसरे हिस्सों में पत्थरबाजों के साथ जो व्यवहार होता है, जम्मू कश्मीर में या कश्मीर के कुछ जिलों में, 3.5 जिलों में आपके हिसाब से, वहां के पत्थरबाजों के साथ एक दूसरे तरह का व्यवहार क्यों होना चाहिए? मैंने ये पहली बात देखी। फिर ये जिस प्रकार से जनरल साहब के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है, वैसे मेरी बात की, मैंने कहा था, जनरल साहब ने कहा कि पत्थरबाजों को भी हमको अलग से डील करना पड़ेगा, जिस ढंग से पत्थरबाजी, ये बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश करने की बात है। परंतु बहन, आप ये भूल रही है कि आप उनमें से हैं जो कि ये कहती थी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। नहीं, ये नहीं, माफ कीजिएगा आरपी सिंह, ये मत करिए। नहीं, ये मत करिए, ये हमने कहीं नहीं देखा है। हमने शैला रशीद को ये कहते कभी नहीं सुना। इसलिए आप प्लीज अनवेरिफाइड चीजें मत कहिए। वो सामने बैठी हुई हैं, आप चाहें तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। शैला रशीद, क्या आपने ये नारा लगाया है? उन लोगों के साथ या तो ये मुझे प्रूफ दे। नहीं, ये गलत बात है ना। आप देखिए, चीज को भटकाने की भी एक लिमिट होती है, आप वहां मत ले जाइए। वो आके आपसे एक संजीदा बातचीत कर रही हैं और आप एक पुराना मामला उठा के, जो अनसब्सटेंशिएटेड मामला है, वो उठा के आप सामने ले आए हैं। क्वेश्चन पे ये लोग जवाब नहीं दे सकते। नहीं, मैं आप या तो मुझे नहीं, आरपी सिंह, या तो मुझे प्रूफ दिखाइए, या तो आप मुकदमे के लिए तैयार रहिए। आपके ऊपर डेफेमेशन का केस डालूंगी मैं। आपके ऊपर डेफेमेशन का केस डालूंगी मैं। किसने की थी? प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए ना। नहीं, ये गलत बात है, ये डिबेट कहीं और जा रही है। प्रूफ दिखाइए, मैं नहीं तो आप पे डेफेमेशन का केस। ये गलत जा रही है डिबेट। माफ कीजिए, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। ये गलत, आरपी सिंह, आपने ये गलत जगह मोड़ दे दिया है इसको। माफ कीजिए, थोड़ा ऑडियो कम करिएगा। जनरल आर्या कुछ बोलना चाहते थे, मैं जनरल आर्या के पास चलूंगा। जनरल आर्या, सेना एक बहुत जिम्मेदार, भारत की सेना एक बहुत जिम्मेदार संगठन माना जाता है, रहा है। हम इसकी डिसिप्लिन की दुहाई दी जाती है। एक जिम्मेदार संगठन और एक आतंकवादी संगठन या कई आतंकवादी संगठन जब आमने सामने हो जाते हैं, तो क्या दोनों एक तरह का व्यवहार करने लगेंगे? क्या सेना को अपनी जिम्मेदारी, जैसा अब तक दिखाया गया है, एक लोकतांत्रिक देश की सेना में अनुशासन का जो महत्व है? आलोक जी, जो अभी आपने कहा वो बिल्कुल सही है। सेना देश का एक बहुत ही जिम्मेदार संगठन है, और जिम्मेदार होने के साथ साथ एक सेना हमारे समाज का और हमारी गवर्नेंस का एक बहुत जिम्मेदार अंग है। और जो मेरे को दुख इस बात का है कि जो हम सेना के बयान को, पुराने बयान को भी और आज वाले बयान को भी बहुत अलग तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है। जहां तक मेरी याददाश्त है, जो पहला बयान था कि पत्थरबाजों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, जो सेना अध्यक्ष ने उस वक्त बोला था, उन्होंने बोला था पत्थरबाजों को भी हम ओवरग्राउंड वर्कर्स ट्रीट करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम उनको टेररिस्ट ट्रीट करेंगे, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स वो होते हैं जो टेररिस्टों की सपोर्ट करते हैं। तो ये जो अभी रशीदी जी ने कहा कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं, उन्होंने कहा कि क्या आप पत्थरबाजों को भी टेररिस्ट ट्रीट करेंगे और उनको भी गोली मारेंगे? ऐसा सेना का कोई बयान नहीं आया है। अगर आप पुराने रिकॉर्ड चेक कर ले, वो बयान था कि पत्थरबाजों को भी हम ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरह ट्रीट करेंगे। और आज तक सेना ने किसी भी बयानों को मजमे के ऊपर खुलेआम गोली नहीं चलाई है। वो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर से। दूसरा जी जनरल आर्या, आप बात पूरी करें। बहुत गलत हो रहा है। हम यहाँ पे सेना को, बयानों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आज का बयान,
आज का बयान में मैंने बताया जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान है, वो जब पब्लिक में बयान देते हैं, जैसा आपने भी कहा, आपने शायद गलत समझा मेरे को, मैंने ये नहीं कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैंने ये कहा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक किसी बयान को पब्लिक फोरम में देते हैं तो वो बयान उनका दो तरह के ऑडियंस के लिए होता है। एक उनकी सेना के लिए, क्योंकि सेना के वो अध्यक्ष हैं, और वही बयान देश की जनता के लिए भी लागू होता है। मगर यहां ये समझा जा रहा है कि जब उन्होंने जनता शब्द का इस्तेमाल किया है वो पूरी जनता के लिए, उसको मतलब समझने की कोशिश कीजिए। ये उस जनता की बात कर रहे हैं जो जनता देश के खिलाफ सोच रही है, जो जनता देश की कानून और ऑर्डर के अगेंस्ट जा रही है, ये उस जनता का मतलब था जी। इसको मैं तोड़ मरोड़ नहीं कर रहा हूं। मैंने पीटीआई को ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा है कि जनता में भी देश सेना का जी। जनरल आर्या ने जो बात कही वो उन्होंने सफाई दी कि वो क्या कह रहे हैं और जनरल साहब क्या कहना चाहते थे। चरण सिंह सापरा कुछ बोलना चाहते हैं। चरण सिंह सापरा जी, वो वापस बात वहीं आ रही है, इस समस्या का हल पॉलिटिक्स से होना है और पॉलिटिक्स से हमें हल निकलता नहीं दिख रहा है। यहां भी जो बयान आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से वो हल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। मैं उसी में जोशी जी जाना चाह रहा हूं कि दोनों पार्टियां जो आज पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, कम से कम इनको तो समन्वय करना पड़ेगा, इनके विचार तो एक करने पड़ेंगे इनको। अब ये जो मेजर गोगोई जी का हुआ है वाकया, इसमें सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया है। तो पीडीपी के अल्ताफ बुखारी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है। वहां पर सैनिक कॉलोनियों पे इनका दोनों पार्टियों का समन्वय नहीं हो रहा है। कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन का बारे में इनका समन्वय नहीं हो रहा है। एनआईटी में अनुपम खेर और अशोक पंडित जाना चाह रहे थे तो उनको रोका गया। वहां पर भारत माता की जय बोलने वालों को पीटा गया। और दूसरे देश में, बाकी के देश में बोलते हैं भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो पाकिस्तान चले जाओ। तो कम से कम पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रशासन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसका समन्वय तो होना चाहिए। उनकी विचारधारा, उनके विचार अगर आपस में नहीं मिलेंगे तो जम्मू कश्मीर में कभी पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। जम्मू कश्मीर को ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक टूल बना करके 5 साल चलाना चाहती है और इसी के आधार पर 2019 के चुनाव जीतना चाहती है। ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर कभी शांति हो। इन्होंने आज तक 3 साल में सभी पॉलिटिकल पार्टियों की एक भी मीटिंग क्या जम्मू कश्मीर के विषय पर बुलाई है? तो ये मामला बहुत संदिग्ध है। ये नहीं चाहते कि ये सॉल्यूशन निकले, ये चाहते भाई इसी तरह से गड़बड़ी चलती रहे। इसीलिए आर्मी के चीफ जो है परेशान होकर के उनको ये डर्टी वॉर शब्द कहना पड़ा। इसके पीछे बहुत बड़ा तथ्य है, बहुत बड़ा मतलब है जो उन्होंने कहा है। अब वो सत्ताधारी पार्टी को तो बेचारे आर्मी चीफ कुछ कोस नहीं सकते, तो इस शब्द के पीछे उन्होंने बहुत सारी बात कह दी है जो हमारे राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए और खास करके रूलिंग पार्टी को समझना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं इसका जवाब देंगे आरपी सिंह, लेकिन उससे पहले सुशांत सरीन कुछ कहना चाहते हैं। बहुत व्यथित हैं ये बात सुन के, लगातार बहुत परेशान होकर सिर हिला रहे हैं। नहीं देखिए, मैं नॉर्मली चरणजीत सपरा में कल समझदारी की बात करते हैं, लेकिन ये जो लास्ट इन्होंने जुमला बोला है कि ये सोचना चाहिए डर्टी वॉर की, जब वो बात कर रहे थे तो वो जिस डर्टी वॉर की बात कर रहे थे वो थी जो पाकिस्तान द्वारा आपके ऊपर थोपी जा रही है। वो वाली डर्टी वॉर है जिसमें कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी नेता हैं और उनके जो समर्थक हैं जिन्होंने छेड़ी हुई है भारत के खिलाफ। अब अगर सपरा साहब इसको राजनीतिक दंगल में उतारेंगे और उसको, और ये मैं बात मानता हूं कि एक पॉलिटिकल फेलियर है, लेकिन वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन। सर आप बोल रहे थे तो हम सर आप बोल रहे थे तो हम चुप करके सुन रहे थे ना। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। वो बात ठीक है आपकी कि एक पॉलिटिकल फेलियर है, और वो पॉलिटिकल फेलियर लेकिन सिर्फ केवल इस सरकार का नहीं है। इनकी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स अपनी जगह और वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन वो पॉलिटिकल फेलियर हमारे को 2010 में भी नजर आया था जब इनकी पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी। वो 2012 में भी नजर आया, वो हमारे को 2008 में भी नजर आया। तो ये देखिए, ये जो पॉलिटिकल फेलियर कश्मीर के अंदर है उसका एक अपना एक कॉन्टेक्स्ट है और उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। वो अपनी राजनीतिक की धारा में आप जिसको मर्जी ब्लेम करते रहे, वो अपनी जगह ठीक। एक दो चीजें और मैं कहूंगा। एक ये कि एक लॉ एंड ऑर्डर के जो इशू है
जहां पर, और मैं कोई किसी गौ रक्षक का मैं कोई ब्रीफ नहीं होल्ड करता, और मैं ये मानता हूं कि कोई भी आदमी जो कानून अपने हाथ में लेता है उससे कड़ी तरीके से डील करना चाहिए, कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। आई एम कंप्लीटली क्लियर ऑन दिस। लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर या एक लंपनिज्म का जो एक एलिमेंट है, उसको एक राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं, जो अलगाववादी ताकतें हैं और जिन्होंने एक बवाल मचाया हुआ है कश्मीर में, उसके साथ कंपेयर करना मेरे ख्याल एक बहुत ही रिडिकुलस चीज है। अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर कंपेयर करना है तो जो वामपंथियों की सरकार है केरल में और जिस तरीके का कत्लेआम वहां पर हो रहा है, या जो ममता बनर्जी के अंदर बंगाल में जिस तरीके से लोगों का दमन हो रहा है, वहां पर तो कोई आवाज नहीं उठती। तो उसको संदर्भ में रखिए। तीसरी और फाइनल चीज, अभी आपने बात की कि फौज ने ये किया और फौज ने वो किया। आप जिस तरीके के हालात में भारत की फौज ऑपरेट करती है, आप दुनिया का कोई उदाहरण मेरे को दे दीजिए कि इतने संयम से किसी फौज ने दुनिया भर में ऑपरेट किया हो। पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जाम्पल, या अमेरिका, उनका जो फौज, जब वो फौज को मूव करवाते हैं तो ओवरवेलमिंग फोर्स और डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल होता है, टैंकों का इस्तेमाल होता है, तोपखाने का इस्तेमाल होता है, जहाजों का इस्तेमाल होता है, हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल होता है, और जिस तरीके की समरी एग्जीक्यूशन होती है वो हमारे सामने है। उसकी तुलना एक भारत की फौज की जो एक कारकर्दगी है उसके साथ करना, मेरे ख्याल लोगों को शर्म आनी चाहिए जो वो इस तरीके का। लेकिन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जहां भी जो भी आप उदाहरण सामने दे रहे हैं, उनमें सब में, उन सभी में वो फौज किसी दूसरे देश के खिलाफ, किसी दुश्मन के खिलाफ लड़ रही होती है। अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना सेंसिटिव है, और इसीलिए मैंने पहले कहा कि ये तलवार की धार पे चलने जैसा है। कश्मीर में फौज जो काम कर रही है, आप देख, वो तलवार की धार पे चलने का जैसा है। मेरे पास अब मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेने का वक्त है। उससे पहले विनोद शर्मा जी एक छोटी टिप्पणी। विनोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत छोटा, संक्षेप में। सुशांत, आई थिंक सुशांत का कोई पैरेलल ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि यूएस आर्मी तो दूसरी टेरिटरीज पे जाके लड़ती है, और पाकिस्तान की आर्मी से तो हमारा कंपैरिजन मैं समझता हूँ अपनी ही बेइज्जती करने वाली बात है। जैसा पाकिस्तान आर्मी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती। हमारी फौज जो है हमारी डेमोक्रेसी की डिफेंस करती है। इट इज इन डिफेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और इसीलिए अपेक्षाएं फौज से ज्यादा हैं। अमेरिका की फौज जब अपने देश के अंदर ऑपरेट करती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने देश के अंदर ऑपरेट करती है। आप दुनिया की किसी फौज को ले लीजिए, मुझे एक दो एग्जांपल देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, मुझे लगता है वो हम अमेरिका की फौज की एनालिसिस करने लगेंगे तो अच्छा नहीं होगा। हमको एक ब्रेक लेने का वक्त है, और ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेके लौटेंगे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या कश्मीर की समस्या का राजनीतिक समाधान संभव है या नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, क्या है वहां का राजनीतिक हल, इस पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए आवाज अड्डा। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा करेंगे कि क्या कश्मीर की समस्या का राजनीतिक हल हो सकता है, क्या कश्मीर का कोई राजनीतिक हल है, और वो क्या है। इससे पहले एक बार फिर आपको याद दिलाएं कि आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो है, जनता में सेना का डर होना चाहिए। जनरल बिपिन रावत के इस बयान से क्या आप सहमत हैं? आप अपना जवाब @CNBC_आवाज पर जाकर दे सकते हैं। शहला रशीद, अभी चर्चा हुई, आपके बारे में बात कही जाती है कि आप अलगाववादियों का समर्थन करती हैं, आप कश्मीर की आज़ादी की बात करती हैं। आपके हिसाब से कश्मीर की समस्या का भारत के संविधान के दायरे में राजनीतिक हल संभव है, तो कैसे? देखिए, पहली बात तो ये जो बात आ रही है बेबुनियाद टाइप की, ये आ रही है भाजपा के प्रवक्ता की तरफ से, और उनके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है तो या तो वो इस स्टेटमेंट को अभी वापस ले, या तो फिर मुकदमे के लिए मुझे कोर्ट में मिले। दूसरी बात, ये जो अलगाव बार बार बोला जाता है, ये अलगाववादी कौन है? कहीं से मतलब मंगल ग्रह से आए हैं क्या? तो वहीं पे मतलब नहीं, एक सेकंड, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, वो कोर्ट में आप लोग मिलिएगा, बीच में मत बोलिए, यहाँ प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप बीच में मत बोलिए। देखिए, मैंने उनसे साफ इसीलिए सीधा साफ सवाल पूछा, मैंने उनसे साफ सवाल इसीलिए पूछा, ये बात साफ हो जाएगी हम किससे बात सुनने की। आप में हिम्मत नहीं है मेरी बात सुनने की, बीच में बोले जा रहे हैं।
आप बीच में मत बोलिए, ठीक है? आप उनकी बात पूरी हो जाने अरे आप बीच में मत बोलिए, आपको क्या पता है? आप अलगाववादियों के साथ में सरकार चलाते हैं। पहली बात तो पीडीपी के साथ में जो इनकी सरकार चल रही है उसका तो पहले तो ये घोड़े और गधे की आपस की शादी है। पहले ये खुद तय कर ले कि ये अलगाववादियों के साथ में है कि नहीं। इनके प्रवक्ता वहां पे जाके, वहां पे जो इनके हेड हैं वो चुनाव से पहले कहते हैं कि अगर भाजपा का राज कश्मीर पे रहेगा तो यहाँ पे इस्लाम की हमेशा फतेह रहेगी। अगर ये स्टेटमेंट झूठा है तो आप मुझे कोर्ट में ले जाइए, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो। खुद इस तरह के बयानबाजी करके कोई सिंसेरिटी नहीं। अब यहाँ पे क्या मामला है, जो आपने सवाल पूछा आलोक जी, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ कि क्या कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन पॉसिबल है? मेरे हिसाब से नहीं है। अभी जिस तरह से देश पूरा रिवर्स गियर में चल रहा है, जिस तरह से पूरा बैक की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स प्रोग्रेस, कोई भी बात नहीं है। ये एकदम ये इंडिकेशन है कि आगे क्या आने वाला है। पहले जैसे विनोद शर्मा जी जैसे लोग हैं, बाकी सारे लोग हैं जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो वहां पे जाते थे, वो वहां पे क्या कहते थे कश्मीर में जब वो मैसेज ले जाते थे? वो ये कहते थे कि भाई हिंदुस्तान सेक्युलर देश है, पाकिस्तान कम्युनल देश है, आप जो है आपका फ्यूचर जो है हिंदुस्तान के साथ में सिक्योर है, ये लोगों को कहा जाता था। आज मुझे बताइए कोई भी मीडिएटर किस मुंह से जाकर के कश्मीर में ये बोले कि हिंदुस्तान सेक्युलर देश है? आप देखिए इन लोगों ने हालत क्या बना रखी है। अब कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स हैं, जो एमपी सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स हैं, वो बहुत कम होती हैं। वहां पे पोलराइजेशन करके पूरे देश भर में भाजपा को उसका फायदा मिलता है। वहां पे पोलराइजेशन करके एक तो खुद वहां पे जाकर के बयान देंगे कि इस्लाम की फतेह होगी, बाकी जगह जाकर के जो है हिंदू मुस्लिम करके, यहाँ पे कश्मीर में ये करके, वहां पे पाकिस्तान ये करके। इन लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है। अभी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बोलेंगे अलगाववादी। आपके पास क्या प्रूफ है? आपके हिसाब से अगर हर कोई अलगाववादी है तो फिर आप वहां पे सरकार क्यों चला रहे हैं? आपके हिसाब से कश्मीर की समस्या का कोई हल नहीं हो सकता है क्या भारत के संविधान के दायरे में? मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से इसका कोई हल ही नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी सिंसेरिटी नहीं है वहां पे जाके बात करें। कश्मीर का मुद्दा सिर्फ एक ट्रोप बन गया है जिसको आप वहां पे इस्तेमाल करते हो और पूरे देश भर में जो है आप उसकी दुहाई देते हैं। खुद आप पाकिस्तान के साथ में जाकर के बिरयानी खाएंगे, वहां पे जाकर के आप, मेरा इनसे प्रश्न है, ये जो इतना सेना करते हैं भाजपा वाले, मेरा इनसे प्रश्न है, तेज बहादुर यादव को आपने बाहर कर दिया सेना से क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि हमारे साथ किस तरह की हालत हो रही है, किस तरह का व्यवहार हो रहा है। इस पे आप कोई बात नहीं करेंगे। आपके लिए सिर्फ ये रह गया है बस आर्मी सैक्रिफाइस कर रही है, आर्मी सैक्रिफाइस करती रहे। क्यों सैक्रिफाइस करे? आप इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालिए ना भाई। जी मैं अब शैला बातचीत में तो समय चलता रहेगा, लेकिन मेरे पास समय कम है तो मुझे अब सहायक सिस्टम के बारे में, खाने के बारे में, मुझे यहाँ जनरल आर्या को लाना पड़ेगा। जनरल आर्या, क्या किया? आप ग्राउंड पर फौज का ऑपरेशन चला चुके हैं, सीनियर पोजीशन पे रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा फौज के अंदर रहते हुए, फौज से निकलने के बाद आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल क्लास ने अपनी जिम्मेदारी फौजियों के कंधे पे डाल दी है? जो काम पॉलिटिकल क्लास को करना चाहिए था उसमें अब आप आगे खड़े हो गए हैं, और आपको लगता है कि इस समस्या का फौज से हल होगा या पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा? आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि ऐसा हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, मगर फौज का ये एक काम है कि अगर कहीं हालात खराब हो जाएं देश में और अगर उसके सॉल्यूशन इमीडिएट कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो उसके ऊपर फौज का जिम्मेवारी है कि उस जगह पे जाके अपना जो रिट वहां पे बनाया जाए और हालात ऐसे लेवल पे लाए जाएं जहां पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो शुरू हो सके। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉलिटिकल क्लास ने जिम्मेवारी डाल दी है, कि शायद यस कि अचानक जब पॉलिटिकल क्लास वहां पे तब्दीली हुआ तो लोगों में शायद ये उम्मीद थी कि शायद कुछ हालात बदलेंगे, वो बदले नहीं है और इसलिए इस वक्त एकदम से रोष ज्यादा हो गया। पहला सवाल यह है। मगर आज मैं पहली बार टीवी में अपनी सर्विस में सुन रहा हूं कि कश्मीर का सॉल्यूशन पॉलिटिकल नहीं है। ये शायद बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था मेरे पहले पैनलिस्ट का। कश्मीर का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही है। फौज सिर्फ वहां कुछ ऐसे हालात पैदा कर सकती है जहां पे पॉलिटिकल और सोशल प्रोसेस शुरू हो सकता है। मगर जो एक बात में जो आज का सवाल है, जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आया है, मेरा ख्याल उसको हम बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के बयान में एक क्लियर मैसेज था जो कि शायद इस सरकार ने भी दिखाने की कोशिश की है, और उसी मैसेज को एक फौजी भाषा में आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला है, जो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज था कि भाई हम सख्ती से काम करेंगे, आप इस
जो माहौल है उसको आप अगर नहीं सुधारेंगे ताकि इसमें आगे का पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो सके। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने सिर्फ अपने फौज के मोराल के बारे में बात की है कि भाई उनको अपनी फौज का मोराल का ख्याल रखना है। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि अगर कोई हमारे ऑपरेशन में इंटरप्ट करेगा तो उसको भी ओवरग्राउंड वर्कर की तरह ट्रीट किया जाएगा, हम उनको सख्ती से ट्रीट करेंगे। ये सिर्फ एक सख्त मैसेज दिया जो उन्होंने पब्लिक के लिए और अपनी फौज के लिए मैसेज दिया। हम इसको ज्यादा अगर पॉलिटिसाइज करेंगे तो हम हमेशा गलत निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जी जनरल आर्या, विनोद शर्मा जी, आप इस प्रोसेस में शामिल हैं, आप एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ही नहीं हैं, आपने जम्मू कश्मीर जाकर लोगों से बात की है, उस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। जो जनरल आर्या ने जिस तरह से इसको समअप किया वो बहुत अच्छा तरीका है। उन्होंने उसको इस बात से दे कि फौज की जिम्मेदारी एक ऐसा माहौल तैयार करने की है जहां पॉलिटिकल प्रोसेस अगर वो नहीं चल रहा था तो वो आगे बढ़ सके। क्या ऐसी परिस्थितियां आपको दिख रही हैं आती हुई कि ऐसा ही होगा? आपको ये परिस्थितियां आती हुई दिख रही हैं कि ऐसा ही होगा और पॉलिटिकल सॉल्यूशन है तो वो क्या पॉलिटिकल सॉल्यूशन है और उस तक कैसे पहुंचा जाएगा? देखिए जोशी जी, एक बात समझ लीजिए, अभी आप ये क्लिप दिखा रहे थे जिस क्लिप में हमारी जो मुलाकात जिलानी साहब से हुई वो क्लिप थी। ये 30 मिनट से ज़्यादा लंबी मीटिंग थी और ये जो क्लिप जो निकली है, जो शाया हुई है, वो उनके अब दफ्तर से निकली गई थी और बहुत से टीवी चैनल ने इस क्लिप को दिखा के ऐसे बताया, आपके चैनल ने नहीं, कि ये उनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म था। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि बातचीत का कोई सिलसिला किसी भी सतह पे जो होता है वो देशद्रोह है, कि हमें इन अलगाववादियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए ये बात सच है, लेकिन अगर इतना ही रोष है, इतना ही इनका गुनाह है, तो फिर इनको सेडिशन में, ट्रीजन में आप केस लगा के बंद कीजिए। आप इनको हाउस अरेस्ट में रखते हैं, इनको जेल में नहीं भेजते। आप ये सब क्यों करते हैं? दोगलापन क्यों है? देखिए, पॉलिटिकल क्लास को, हमारे देश की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को इस पे खींचातानी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। कश्मीर साझा मसला है इस देश का और इसको मिलकर ही आप इसका सलूशन ला सकते हैं। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और वहाँ पर प्रांत में उनकी कोलिशन है। इससे पहले एनसी और कांग्रेस की भी होती थी और उससे पहले पीडीपी और कांग्रेस की भी होती थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी। उस वक्त यही छीटाकशी बीजेपी की तरफ से होती थी। मैं समझता हूँ राजनीतिक रस्साकशी में हमने कश्मीर में वो मवाद पैदा कर दिया है जिसको दूर करने में समय लगेगा थोड़ा सा। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर हर तीसरा आदमी ये बोलता था कि टेलीविज़न चैनल्स पे जिस तरह की बहस होती है, उस बहस को देखकर जो कश्मीरी आवाम में, वहाँ के लोगों में एलिनेशन पैदा होता है, वो एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन होता है, उसको रोकना चाहिए किसी तरह से। उस पर कोई अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर का मुद्दा विभिन्न टीवी स्टूडियोज़ में रोज़ डिस्कस होता है और बहुतेरे लोग ऐसे भी होते हैं उस डिस्कशन में जिनको वहाँ का इतिहास बिल्कुल नहीं पता है, वहाँ की ज़मीन की समझ बिल्कुल नहीं है। तो इसमें एक क्रिएटिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई प्रतिबंध लगाया जाए हमारी प्रेस पर, उसकी आज़ादी बहुत ज़रूरी है हमारे लोकतंत्र के लिए, लेकिन कम से कम हमें समझाना तो चाहिए उन लोगों को कि इस तरह से आप अगर पाकिस्तान बैशिंग को, कश्मीर बैशिंग को आप अपना एक बिजनेस मॉडल, एक पॉपुलैरिटी मॉडल बना लेंगे तो आप देश का बड़ा नुकसान करेंगे। कश्मीर इंटेग्रल पार्ट इस देश का है और वो इंटेग्रल पार्ट वहाँ के आवाम सहित है, सिर्फ एज अ रियल एस्टेट, पीस ऑफ रियल एस्टेट नहीं है। ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है हमें, अपने बुद्धिजीवियों को, अपने राजनेताओं को, अपने फौजी भाइयों को और हर सतह पे हर व्यक्ति को कि कश्मीर के, अब देखिए टेलीविज़न पे क्या लगता है कि वहाँ जो कश्मीर के जो बच्चे हैं जो पत्थरबाजी करते हैं वो भारत की फौज से लड़ रहे हैं जी। वो भारतीय हैं भाई, कम से कम ये मैसेज तो जाए, वो भारतीय है जो राह से भटक गए हैं, उनको सही राह पे लाना है हमको। जी विनोद जी, मैं सुशांत सरीन आपके पास आना चाहता हूं। ये बताइए कि एक प्रोसेस पटरी पे आता हुआ दिख रहा था, एक लंबे समय तक ऐसा लगा कि हालात सुधर रहे हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ है
कि वो हालात दोबारा पटरी से उतर गए, और वो खासकर पिछली जो सरकार बनी है उसके बाद ये हुआ है। इसमें आपको सिर्फ सेना के सीमा के पार के शरारती तत्वों की शरारत दिखती है, या जिस पॉलिटिकल क्लास के हाथ में जम्मू कश्मीर सौंपा गया है उसकी जिम्मेदारी भी नजर आती है? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी एक लिहाज से तो आपको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तो होगी ही, और वहां पर मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कश्मीर में जो सक्रिय हैं उनके ऊपर मैं दोष डालता हूं, क्योंकि ये जो लावा अभी फट रहा है, आलोक जी यकीन मानिए, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम लोगों को बड़ी आदत होती है कि मैंने तो आपसे पहले कहा था, लेकिन ये बात पिछले 6-7 साल से हम लोग मुसलसल करते आ रहे हैं कि एक लावा पक रहा है, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और एक इस तरीके की क्लाइमेट पैदा हो रही है। और जो ये लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अलगाववादी है, कश्मीर के अंदर जिस तरीके की इस्लामिक कट्टरपंथ आया है, उससे जो बंदा निकारता है उस चीज को, मेरे ख्याल वो अपने आप को या दुनिया को बेवकूफ बनाने की बात कर रहा है। एक बात तो ये बात कोई नई बात नहीं है जो वहां पर फट रही है, ये काफी देर से लावा पक रहा था। दूसरी चीज ये जरूर है कि भाई यहां पर जो टेलीविजन चैनल्स हैं वो उनका एक अपना मिजाज है, लेकिन मुझे ये बताइए जो कश्मीर के अंदर जो रिसाले छपते हैं उनका क्या मिजाज है? कभी उसकी भी बात कर लेनी चाहिए कि वहां पर जो जहर उगला जाता है, एक छोटी सी कश्मीर वादी में अगर 600 रिसाले छपते हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, वो चल कैसे रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक्स कैसे चल रही है? विनोद जी तो काफी माहिर है इन चीजों में, तो जरा पता करके बताएं कि वो पैसे कहां से आ रहे हैं उन सारे रसालों को जो इस तरीके की भड़काऊ चीजें अपने रसालों में छापते हैं। क्या उस पर खुली छूट होनी चाहिए? क्या उस पर कोई रोक टोक होनी चाहिए? अगर वो होगी तो फिर हम लोग सेंसरशिप के बारे में बात करेंगे। तो इशू ये है कि एक हालात पैदा हुए हैं और उसमें दोष तमाम जगह पर आप दे सकते हैं जी। यहां तक मैं विनोद और बाकी सब लोगों से सहमत हूं कि इसमें आप जितना इसको अपनी दाल रोटी सेकने के लिए या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, आप उतना ही भारत हालात उतने खराब होंगे और भारत का उतना नुकसान होगा। सुशांत जी, मेरे पास समय अब बिल्कुल खत्म हो गया है, कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त आ गया है। जो सवाल हमने पूछा ट्विटर पर, उसका जवाब जनता में सेना का डर हो थल सेनाध्यक्ष के बयान से क्या आप सहमत हैं? 78% लोग उस बयान से सहमत हैं, सिर्फ 22% लोग ऐसे हैं जिनकी राय उनसे मेल नहीं खाती है। अभी विनोद जी ने जिक्र किया कि कश्मीर एक रियल स्टेट नहीं है, आप उसको उसके आवाम के साथ जोड़कर देखिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मशहूर कवि और पत्रकार थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी, देश कागज पर बना हुआ नक्शा नहीं होता। उसकी कुछ लाइनें मैं आपको देता हूं इसके साथ, और ये कश्मीर में दोनों पक्षों पर बराबर से लागू होती हैं। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।